आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज ये चलाया जा रहा है। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक बिहार पुलिस के लिए स्पेशल ये चलाया जाएगा। दोस्तों, इस सेशन में आपका जो सवाल होने जा रहा है वो पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी से संबंध ये प्रश्न होगा आपका। दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी.बी. मावलंकर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब जो होगा आपका वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, अगला सवाल आपका होगा, अब वो है अगला सवाल आपका, लोकसभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या 10वां भाग किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है? तो ये इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 100 ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, लोकसभा की संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो सकती है? ये अधिकतम प्रतिनिधियों की संख्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 20 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा और अगला सवाल आपका ये है 5वां नंबर सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो आपका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष आपका सही जवाब होगा। 6 वर्ष आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक कितना है? तो वो 31 है। सबसे अधिक कितना है? सबसे अधिक 31 आपका सही जवाब होगा। 31 आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपका हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाए जाने का प्रावधान क्या है? अगर यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका लाने का जो प्रावधान है वो क्या है? तो वह केवल राज्यसभा में है। यह केवल राज्यसभा में है। यह केवल राज्यसभा आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों को आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है? ये संविधान का 104वां संविधान संशोधन आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम और अगला सवाल आपका होगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? यानी लोकसभा का अध्यक्ष अगर यदि उसे त्यागपत्र देना है तो वो त्यागपत्र किसे देता है? वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना वह त्यागपत्र देते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति से प्रश्न उठा सकता है? बिना किसी पूर्व अनुमति से प्रश्न उठा सकता है तो यह है शून्यकाल में बिना किसी पूर्व अनुमति से ये शून्यकाल में आपका ये प्रश्न उठा सकते हैं। अगला सवाल आपका होगा और वो है आपका अगला सवाल, संविधान संशोधक विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी संविधान संशोधन जो विधेयक होता है यानी विधेयक उसके संबंध में जो है संविधान संशोधन का विधेयक, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यानी गलत आपको चुनना है तो वो गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपका होगा,
संसद सदस्यों को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद प्रदान करता है अनुच्छेद 105 के 1। अनुच्छेद 105 के 1 या संसद में सदस्यों की संसद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 105 प्रदान करता है। अगला सवाल आपका है, शून्यकाल की अवधि क्या है? शून्यकाल की अवधि क्या है यह आपको बताना है। शून्यकाल का जो अवधि होता है वो कितने बजे से कितने बजे तक होता है, यानी समय इसका जो है शून्यकाल की अवधि को समय आपको बताना है। तो ये समय आपका है 12 बजे से 1 बजे तक। 12 बजे से 1 बजे तक आपका सही जवाब होगा। 12 बजे से 1 बजे तक आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, यानी कितना सदस्य होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए। कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए। कम से कम उसके पास 55 सदस्य होना अति आवश्यक है। अगला सवाल आपका है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता के रूप में कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता के रूप में कौन थे? तो ये आपका राम सुभाग सिंह आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसके संशोधन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में इसके संशोधन का प्रावधान है? तो आपका ये सही जवाब जो होगा वो 368 आपका राइट आंसर होगा। 368 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत की आकस्मिकता निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 267 में किया गया है। 267 में किया गया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला संचित निधि आपका 266 में है। संचित निधि आपका 266 में है। और आकस्मिकता यानी किसी भी तरह का देश में समस्या उत्पन्न होता है तो यह आकस्मिकता का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 267 में किया गया है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं? यानी किसे कहते हैं? जो ऑप्शन में दिया गया है निम्नलिखित में से इसे हम प्राक्कलन समिति को भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति को हम ये कहते हैं। अस्थायी मितव्ययिता समिति को हम प्राक्कलन समिति के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल आपका 19 नंबर सवाल हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आपका हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये समिति की संख्या इनके सदस्यों की संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 10 होती है इनके सदस्यों की संख्या। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका होगा, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से भी जाने जाते हैं? यानी गांधी इरविन समझौता को किस अन्य के नाम से भी जाने जाते हैं? तो ये आपका है दिल्ली समझौता। ये आपका है दिल्ली समझौता आपका सही जवाब होगा। दिल्ली समझौता को हम गांधी इरविन समझौता के गांधी इरविन समझौता के नाम से भी हम जाने जाते हैं। अगला सवाल है, हेबियस कॉर्पस को हिंदी में क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस को हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। हेबियस कॉर्पस को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संसद भारत ही नहीं भारत के राज्य क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती है? तो ये जो ऑप्शन में आपका दिया गया है इस ऑप्शन का सही जवाब होगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब 245 का 2 आपका सही जवाब होगा।
अगला सवाल आपका होगा, वो रहा आपका अगला सवाल, संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है, कौन सा एक इनमें सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपका 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची ये शामिल आपका नहीं है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 6ठी अनुसूची। और अगला सवाल आपका होगा, किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण व समाप्त करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है, वो किस अनुच्छेद के तहत, यानी निर्माण और समाप्त करने का ये प्रावधान है संविधान का किस अनुच्छेद में? तो ये संविधान का अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आप विधान परिषद को निर्माण व समाप्त करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 169 में है। अगला सवाल होगा आपका, संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है विधि बनाने का अन्य शक्ति है, यह शक्ति संसद को प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 248 के एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, भारत वन सेवा की 3री अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया है? ये कब बनाया गया है? निम्नलिखित में से कब बनाया गया? जो ऑप्शन दिया गया है तो ये बनाया गया है 1966 में भारत वन सेवा की 3री अखिल भारतीय सेवा 1966 में ही बनाया गया है। अगला सवाल आपका होगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन का अधिकार प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 312 यह प्रदान करता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, वर्तमान में जो वित्त आयोग अस्तित्व में है वह क्रम से कौन सा क्रम में है? तो ये क्रम है आपका 15वां आपका सही जवाब होगा। जीएसटी किस तिथि को लागू हुआ था? जीएसटी किस तिथि को लागू हुआ था? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम और आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए? यानी जो अनुच्छेद है आपका, किस अनुच्छेद के तहत एक राज्य किस अनुच्छेद के तहत आपका एक अंतर राज्य परिषद का गठन होना चाहिए? तो वो है वो आपका सही जवाब जो होगा इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 263 आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपका होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया एवं पूरे देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? यानी पूरे देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ये पूरे देश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पूरे क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका प्रयागराज में स्थित है। अगला सवाल आपका होगा, केंद्र तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ये संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसकी विवेचना करी है? तो इसका विवेचना संविधान का अनुच्छेद 268 से 281 तक इसकी विवेचना किया गया है, जो कि केंद्र और राज्यों का मध्य आर्थिक संबंधों का बात विचार यानी विवेचना किया गया है। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा,
भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ये संविधान के किस भाग में दिया गया है, यानी किस भाग में यह चर्चा किया गया है? ये संविधान के भाग 10 में, संविधान के भाग 10 में यह चर्चा किया गया है। संविधान के यह भाग 10 में यह चर्चा किया गया है। अगला सवाल आपका होगा, और वह सवाल आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? ये संविधान का किस अनुच्छेद में बात कहा गया है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 265 में यह बात किया गया है। संविधान के 265 में यह बात कहा गया है। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल हो जाएगा, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से यह केंद्र राज्य से संबंधित है। केंद्र राज्य से संबंधित है। पुंछी आयोग का रिपोर्ट जो है आपका केंद्र राज्यों से संबंधित है। अगला सवाल आपका होगा, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम धातु के भंडार का पता लगाया है? वो किस में पता लगाया है? तो ये नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है और नीचे ऑप्शन में से किस में पता लगा गया? ये जम्मू कश्मीर में यह पता लगाया गया है कि लिथियम धातु का भंडार आपका जम्मू कश्मीर में पता लगाया गया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, वर्ष 2023 में किनकी 220 जयंती मनाई गई है? यानी वर्ष 2023 में किनका जन्मदिन 200 वर्ष पूरी हो चुका है? और तो ये आपका जो निम्नलिखित में से दिया गया है ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है। ये आपका जन्मदिन 200 जन्मदिन आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 2023 में 200 वर्ष जयंती हो चुका है। अगला सवाल आपका होगा, प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल आपका बिहार से संबंधित है और यह अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार में वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये आपका सही जवाब होगा, ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आपका बिहार का वर्तमान में राज्यपाल का कार्यभार संभाले हुए हैं। अगला सवाल है, भारत में भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो यह ऑपरेशन जो है आपका ऑपरेशन दोस्त आपका सही जवाब होगा। ऑपरेशन दोस्त आपका सही जवाब है। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका होगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में मोटे अनाज का क्या नाम दिया गया है? केंद्रीय बजट जो है 23-24 में पेश किया गया है, इसे मोटे अनाज का क्या नाम दिया गया है? तो मोटे अनाज का जो नाम दिया गया है श्री अन्न के नाम से, जो केंद्रीय बजट के द्वारा 2023-24 में मोटे अनाज का जो नाम दिया गया है, इस बजट में श्री अन्न के नाम से बजट 2023-24 में इसे मोटे अनाज को श्री अन्न को नाम दिया गया है। अगला सवाल आपका यह है, बजट 2023 के रक्षा मंत्री के लिए किन की धनराशि का आवंटन किया गया है? यानी कितनी धनराशि का रक्षा मंत्रालय के द्वारा से कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? ये धनराशि आपका है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। 5.94 लाख करोड़ रुपया का रक्षा मंत्रालय के द्वारा बजट 2023 में धनराशि का आवंटन किया गया है। दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका ये है,
भारत में सिकिल सेल एनीमिया रोग को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये वर्ष आपका है वर्ष 2047 तक समाप्त करने का यह लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, वर्तमान के नए राष्ट्रपति बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यह आपको बताना है। वर्तमान में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ये नए राष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अशरफ गनी आपका सही जवाब होगा। अशरफ गनी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है